एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि जो शब्दों से नहीं बट इशारों से और इन एनी वे बिना लिखे बिना शब्दों के भी कम्युनिकेट किया जाता है। तो वो कौन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो देखेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन, इफ यू चेक आउट फेशियल एक्सप्रेशन में आईब्रोज जैसे ऊपर किया हुआ है तो आश्चर्य, थोड़ा सा झुके हुए है तो तुम दुखी हो, ठीक है ना। सो फेशियल एक्सप्रेशन बोलते हैं ना, फेस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सोल। हैप्पी है तो चेहरा खिला हुआ है, थोड़ा सा झुका हुआ है चेहरा, इसका मतलब हो सकता है थोड़ा डाउन हो, और लाल हो गया चेहरा तो नाराजगी है। तो फेस बहुत सारे एक्सप्रेशन कन्वे कर सकता है। इनफैक्ट फेशियल एक्सप्रेशन मेनी टाइम्स रिवील true feelings of a person though his words are saying something else। तुम्हारे पेरेंट्स कई बार तुम्हारा चेहरा देखकर बता देते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम दुखी हो, खुश हो, नाराज हो, ठीक है ना, आश्चर्यचकित हो। तो फेशियल एक्सप्रेशन एक बहुत पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ पे तुम लोगों का एटीट्यूड, रिएक्शन से कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हो, पूरा नहीं। लेकिन फेशियल भी एक्सप्रेशन, एक जैसे क्रिकेट मैच में बहुत अच्छा सिक्स मारा तो तुम कैसे अप्रिशिएट करते हो बिना बोले, ठीक है ना, आंख तुम्हारी एकदम फाड़ फाड़ के देखते हो तुम, तो आंख एकदम स्प्रेड हो जाता है, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन हुआ। दूसरा जेस्चर्स, टीचिंग में अक्सर हम लोग को हैंड जेस्चर्स यूज करना होता है। मैंने तुमको बोला समझा, तुम लोग सर हिलाओगे, जैसे यस बोलने के बजाय एक्नोलेज किया, लेकिन ऑनलाइन है तो मुझे शब्दों से ही दिखेगा ना। सो कई बार हाथ के मूवमेंट्स है वो भी मैसेज कन्वे करते हैं। तुम यदि देखोगे सिंगर को, वो लोग गाते हुए राग जो है ना गाने का, अलग अलग गाते हुए हाथ के वो लोग मूवमेंट्स करते हैं, एक प्रकार का जो उस राग का जो एक्सप्रेशन है, साउंड वेव्स के तौर पर उनका हाथ कई बार मूव करता है, वो भी एक है। सो जेस्चर्स के अलग अलग मीनिंग है। क्लोज्ड जैसे दोनों हाथ कंधे पे है या ऐसे फोल्ड किए हुए दोनों हाथ है, इसका मतलब हो सकता है तुम शायद इंटरेस्टेड नहीं हो। कई बार जेस्चर्स पर्सनालिटी भी रिवील करता है, जैसे कि दोनों हाथ कमर में रख दिया तो हो सकता है तुम एग्रेसिव हो रहे हो उस सिचुएशन में। जैसे फोल्ड कर दिया तो इट माइट मीन कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। तुम जैसे हाथ तुमने टाइटैनिक पोज देखा होगा ना, दोनों हाथ स्प्रेड कर दिया, फोटो में भी कई बार लोग करते हैं, इट मीन तुम लोग खुश हो, करेक्ट। तो कई बार जेस्चर्स, यंगस्टर्स खास करके तुम लोग, जैसे तुम लोग का दिल बहुत साफ रहता है बच्चों का, तो कई बार जेस्चर्स से पता चल जाता है तुम क्या फील कर रहे हो। जो तुम्हारा ऑडियंस है वो कई बार स्पीकर के जेस्चर देख के समझ में आ जाता है। दो इंसान लोग सेम जेस्चर यूज नहीं करेंगे, कुछ लोग जैसे अगेन नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का गेस्चर जेस्चर करने का तरीका अलग होगा। तुम देखो जितना डीप मनुष्य, जितना डीप नॉलेज, उतने जेस्चर्स का एक लिमिट आता है, जो कई बार एक्सप्लेन करना चाहता है बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उसको भी अंदर से पता चल रहा है। तो वो ज्यादातर उसका हाथ बहुत फास्ट मूव होगा, वो कोशिश कर रहा है कि शब्दों से नहीं तो जेस्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए। ऐसे भी होता है कई बार जेस्चर्स का ओवर यूज हो जाता है तो सामने वाला कंफ्यूज भी हो जाता है। जेस्चर्स का एक और प्रॉब्लम है कि कभी कभार सामने वाला उसको एग्रेशन के तौर पर लेता है, या कई बार तुम जेस्चर इतना ज्यादा करते हो कि वो शब्द सुनता नहीं, तुम्हारे जेस्चर पे ध्यान देता है, तो उसमें हो जाता है गड़बड़ी। तो अल्टीमेटली जेस्चर कैसे होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, शब्दों के हिसाब से स्लो मूवमेंट्स होने चाहिए हाथ के, एकदम फास्ट नहीं। लेकिन कई बार स्टोरी बताते समय जेस्चर्स हाथ के या पूरे बॉडी के
उससे स्टोरी पे बहुत जबरदस्त इफेक्ट आता है, अच्छा इफेक्ट आता है। सो यदि जेस्चर्स को सिचुएशन के हिसाब से तुम लोग यूज करोगे तो तुमको समझ में आएगा। अब वो कैसे सिचुएशन, तुमको अपने आप अनुभव आता रहेगा। अलग अलग फ्रेंड्स के साथ जेस्चर्स अलग रहेंगे, पेरेंट्स के साथ अलग रहेंगे, है ना। सबके साथ जेस्चर्स, जैसे सिचुएशन बढ़ते जाएगा वैसे तुम्हारे जेस्चर्स चेंज होते जाते हैं। पोस्चर, बॉडी का पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार इंसान जिस प्रकार से खड़ा है, यदि दोनों पैर में बैलेंस नहीं है, या तो थका हुआ वो फील मीनिंग निकल सकता है, या कॉन्फिडेंस नहीं है वो निकल सकता है। इसलिए बेस्ट तरीका है खड़ा रहने का, दोनों पैर पे इक्वल वजन, छाती बाहर, ठीक है ना, पेट अंदर, और तुम्हारा एक कोन, जो तुम्हारा फोरहेड है, फोरहेड, नोज, छाती, घुटना सब एक लाइन में होना चाहिए, वो करेक्ट पोस्चर माना जाता है। मिलिट्री में सब सिखाया जाता है। तुम जिस प्रकार से बैठते हो, कई बार तुम्हारा पीठ है ना एक सी शेप ले लेता है। पीठ मतलब तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहना चाहिए, लेकिन कई बार पीठ लोग क्या करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करके बैठते हैं और पीठ को सी फॉर्म में लेकर आते हैं, रिलैक्स में। इससे आगे चलकर बैक पेन्स होना शुरू हो जाते हैं। बहुत स्टिफ बैठे हुए हैं, इसका मतलब तुम एग्जाम में देखो कैसे सिमट जाते हो, एकदम अंदर अंदर आ जाते हो, तो इट शोज टेंशन, वो हो सकता है। तुम कंफर्टेबली आराम से बैठे हो, मतलब तुम रिलैक्स्ड हो, सामने वाला जो भी है तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो। लेकिन सामने वाले से तुम अनकंफर्टेबल हो तो तुम पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं होंगे, तुम थोड़ा सा आगे होंगे। इसका मतलब हो सकता है कि तुम पूरे तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो। और अगेन पोस्टर एक प्रकार का रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पेरेंट्स सामने हैं या तुम्हारे सर हैं, और तुम एकदम आराम से पीठ पे बैठे हुए हो, वहां पे एक्सपेक्टेड है कि तुम थोड़ा सा स्ट्रेट बैठो और ध्यान से सुनो जो बोला जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में तुम पीछे बैठे हो रिलैक्स करके, देन इन सम केसेस इट माइट मीन डिसरिस्पेक्ट। अगेन इट डिपेंड्स कौन सा सिचुएशन है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बात हो रही है, या कोई इम्पोर्टेंट आदमी है, या डॉक्टर है और तुम आराम से बैठे हो, ऐसा तो नहीं होता। तुम देखना, डॉक्टर के पास गए तो तुम पीठ थोड़ा आगे ही रहेगा, तुम्हारा टेबल के नजदीक ही रहेगा, तुम ध्यान से सुन रहे हो डॉक्टर क्या बोल रहा है। सो अगेन तुम्हारा पोस्चर सिचुएशन बदलेगा। और पोस्चर में एक और खासियत है कि जब अपना ब्रेन सर्वाइवल मैकेनिज्म है, मतलब जब खतरा महसूस करता है ब्रेन, तो एड्रेनालाइन ग्लैंड्स रिलीज करता है। ये एड्रेनालाइन केमिकल रिलीज करता है, जिससे अपना बॉडी तैयार हो जाता है फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जैसे तुमको शेर दिखा, सबसे पहले तुम भागना शुरू करोगे, फ्लाइट रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं। और फाइट, जब तुमको कोई कुत्ता दिखा, तो बॉडी, जो ब्रेन जो एड्रेनालाइन ग्लैंड्स या केमिकल रिलीज करता है, तो तुम सोचते हो कोई पत्थर ढूंढोगे या सडनली कुत्तों को के साथ फाइट करना शुरू कर दोगे। तो ये जो पोस्चर है, अगेन कोई सिचुएशन तुमको लगता है जिसमें थोड़ा डेंजर है, तो सडनली बॉडी एक एग्रेसिव पोस्चर और लड़ाई के पोस्चर में आ जाता है। ये इंस्टिंक्ट बोलते हैं ना, नेचुरल और इंस्टिंक्टिव बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। क्योंकि अपना ब्रेन को इस प्रकार से भगवान ने बनाया है कि इट विल ऑलवेज लुक फॉर सर्वाइवल, और जहां पे लग रहा है लाइफ थ्रेटनिंग है, वहां पे तुम्हारा पोस्चर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। जैसे तुम अंधेरे में जा रहे हो, तो तुम्हारा जो सेंसेस है, आँख कान सुनने की शक्ति, तुम पूरा फोकस करोगे, तो बिकॉज तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो तुम्हारे वॉक एकदम डिटरमाइंड और कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। और वही दिन में कहीं चल रहे होंगे तो हो सकता है कि तुम्हारे वॉक एकदम रिलैक्स्ड होंगे। तुमको अंधेरे में डर लगता है, तुम टेरेस में गए अकेले, तो तुमको उस समय तुम्हारा अगेन पोस्चर एकदम अलग होगा, एकदम बोलते ना, डर के नहीं होगा, बट बोलते ना एक्साइटमेंट से भरा होगा, और फोकस बहुत ज्यादा होगा उसमें। और अगेन पोलाइट लोग जो है, पोलाइट या जो एजुकेटेड लोग है, वो लोग अपने पोस्टर संभालते हैं। जैसे तुम्हारे, मैं बैठा हूँ, तुम्हारे फादर आएंगे, एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट में खड़ा हो जाऊंगा और
ग्रीट करूंगा उनको, ठीक है ना। और जब जैसे होटल में गए लड़के लड़कियां साथ में, तो नॉर्मली एज अ रिस्पेक्ट पहले लड़कियों को सीट ऑफर दिया जाता है और फिर बैठा जाता है। ये एक बोलते हैं ना, एक प्रकार का पोलाइट और एडुकेटेड लोग का तरीका है। विजिटर्स के सामने फॉर्मल सिचुएशन में पोस्चर, कभी कभार रिलैक्स पोस्चर भी रखना पड़ता है, ठीक है ना। स्पेस, नाउ अब स्पेस क्या है तुमको बताता हूँ। एक कंसेप्ट है जिसको हम प्रोक्सिमिक्स बोलते हैं। नाउ अभी तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोजिटली ये आदमी इधर है, ये आदमी इधर है, और ये आदमी इधर है, ठीक है। ये दोनों के बीच का जो स्पेस है, अब कई बार ये इधर भी हो सकता है, ये फ्रेंड्स का स्पेस है, ठीक है ना। अभी ये जो स्पेस है दो दो लोगों के बीच में, इसको प्रोक्सिमिक्स बोलते हैं। तुम देखो कोई अनजान आदमी, ठीक है, ये जो स्पेस है, जहां तक मुझे लगता है वो स्पेस बोलते हैं कि एक आइडियल स्पेस है बिटवीन इंडिविजुअल, जो बोलते हैं ना आइडियल स्पेस बिटवीन इंडिविजुअल्स, जो माना जाता है वो आई थिंक 45 सेंटीमीटर है, जहां तक मुझे लगता है। उसमें क्या बोलते हैं, जहां पे वो कोई भी क्लोज आने की कोशिश किया तो तुमको अनकंफर्टेबल होगा। जैसे दो कार के बीच में स्पेस चाहिए, तो वैसे ही ऐसा माना गया है कि यदि फ्रेंड्स है तो स्पेस थोड़ा कम होगा, लोग नजदीक भी ऐसे गप्पे मार सकते हैं। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है, कंधे में हाथ रखकर गप्पे मार रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो ह्यूमन डिस्टेंसेस है, इसमें वैसे तो चार प्रकार के जोन माने जाते हैं। एक इंटीमेट स्पेस, जैसे तुम ऐसे कंधे में हाथ रखकर मस्त गप्पे मार रहे हो। एक पर्सनल स्पेस, एक सोशल स्पेस, और एक पब्लिक स्पेस। मैं तुमको बताऊं, जैसे कि तुम्हारा फ्रेंड आ रहा है और तुम बहुत दिनों बाद मिले हो और तुम उससे गले मिलते हो तुम्हारा फ्रेंड के साथ, तो उसमें जो स्पेस है दोनों के बीच में 15 टू 46 सेंटीमीटर या 6 टू 18 इंचेस का स्पेस भी चलता है। लेकिन पर्सनल डिस्टेंस जो है दो लोग के बीच में, उसमें 46 टू 76 सेंटीमीटर पर्सनल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस, जैसे बोलते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग रखो, वो करीबन 1 से 2 मीटर है। और पब्लिक डिस्टेंस 3 से 7 मीटर। जैसे कोई अजनबी है, तुम एक दूरी बना के रखोगे, और वो स्पेस तुम तय करते हो जो फेयर है। कई बार तुमको अनकंफर्टेबल होने लगता है कोई तुम्हारे स्पेस में आ जाए, ठीक है। हर एक जन का अपना एक पर्सनल स्पेस रहता है। वो स्पेस फ्रेंड्स के लिए अलग रहता है, ठीक है ना, माता पिता के लिए अलग रहता है, और टीचर्स के लिए अलग होगा, फिर बाहर के लोग के लिए अलग, और अजनबियों के लिए अलग। तो ये स्पेस तुमको इसलिए, तुम देखो जब तुम फर्स्ट टाइम कोई कॉलेज में गए, कोई फ्रेंड से मिल रहे, तो एक दूरी रहेगा। बाद में तुम साथ में गप्पे मारोगे या कॉफी पियोगे तो स्पेस कम हो जाता है बाद में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लोथिंग पॉइंट। कई बार आजकल तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, बच्चों को फटे हुए जीन्स, मेरे 10 साल का लड़का, 12 साल का लड़का फटे हुए जीन्स की बात कर रहा है। आजकल जमाना बदल रहा है। हम मैंने तो जिंदगी में, मुझे नहीं लगता आज तक कभी फटे हुए जीन्स पहने। फटा हुआ जीन्स यंगस्टर्स में है। तुम ऑफिस वैसा टाइप का जीन्स पहन के नहीं जाओगे। तुम अ, हम लोग, तुम्हारे पेरेंट्स जब ऑफिस में जाते होंगे, या जब हम लोग क्लास में जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि पिछले कितने साल में, 6 से 7 साल में मैंने कभी टी शर्ट पहना होगा, मुझे नहीं लगता आज तक। अभी कुछ काम के लिए गया तो टी शर्ट में जाता हूँ, बट लेक्चर के दरमियान हम हमेशा फॉर्मल्स में रहते हैं। क्या होता है, एक तुम्हारा प्रोफेशन जो है ना, उसके हिसाब से ड्रेसिंग होता है। यंगस्टर है तो टी शर्ट जीन्स रहता है। कलर, डिजाइन, जो कट फिट, ये सब चीजें मायने रखते हैं। कई बार हम लोग बॉम्बे में, मेरे कजिन आई थी और दूसरी कजिन कनाडा से आई थी उनके फैमिली के साथ।
तो बॉम्बे में एक होटल है, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो काफी महंगा और बहुत बढ़िया होटल है, काफी फिल्म स्टार्स जाते हैं। तो पहले से बुक करना पड़ता है टेबल। तो मेरे एक बॉम्बे वाली कजिन ने टेबल बुक किया था, और मैं सैंडल्स में गया था, तो उसने बोला कि सैंडल्स में अलाउड नहीं है, शूज पहनना पड़ता है। सो बॉम्बे में ड्रेस कोड है कुछ होटल में, इनफैक्ट फॉरेन में कुछ होटल में तुमको सूट पहनकर जाना पड़ता है, तुम टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते। सो कुछ जगह पे ड्रेस कोड रहता है, जैसे प्रिंसिपल सूट और टाई में रहे, तो या तुम्हारा सेल्समैन ऐसे रहे। तो क्लोथिंग का एक फर्क ऐसे पड़ता है कि तुम सीरियस हो कि नहीं अपने प्रोफेशन में, ये सब देखा जाता है। शर्ट आयरन होना चाहिए, लाइट शर्ट डार्क ट्राउजर, ठीक है, टाई बेल्ट के ऊपर तक, ठीक है ना। एक ये सब चीजें छोटे छोटे हैं, बट ऑफिशियली और फॉर्मल लेवल पे काफी मायने रखती है। यंगस्टर्स लोग के लिए कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं है, जो कंफर्टेबल लगा वो। छुट्टियों में तो सब 3/4 में आजकल का फैशन हो गया है, बट फॉर्मल लेवल पे एक ड्रेस कोड रहता ही है। स्टैंडर्ड इज बोलते ना, वाइट ब्लू, ठीक है ना, ब्राउन, ग्रीन तो कम, लेकिन व्हाइट ब्लू ब्राउन ये थोड़ा स्टैंडर्ड माना जाता है। ब्लैक तो ऑफकोर्स ट्राउजर के तौर पर तो यूज होता ही है। सो ये सारे फॉर्मल ड्रेसेस है, उसमें भी तुम्हारा डिजाइन और कट और फिट ये सब काफी मायने रखता है। कुछ कुछ होटल देखो नासिक में आजकल वेटर्स के भी ड्रेस उनको दिए गए, और जो छोटे मोटे होटल है वो लोग बोलते हैं जो पहनना है पहन, ऐसा करते हैं, है ना। क्या सबको समझ में आई ये? कंफर्म करो, यस और नो। यस सर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।